नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे लेप्रोटोमी सर्जरी की। लेप्रोटोमी सर्जरी क्या होता है उसके बारे में आज डिटेल से जानेंगे। लेप्रोटोमी सबसे पहले हम जानते हैं लेप्रोटोमी क्या होता है दोस्तों। लेप्रोटोमी का मतलब होता है कि जब कोई पेशेंट पेट दर्द का कंप्लेन करता है, ठीक है, पेट दर्द करके कोई पेशेंट आता है, सीवियर उसको पेट में दर्द होता है और पेट काफ़ी फूला रहता है उसका, ठीक है, और 3-4 दिन 5 दिन से हवा पास नहीं होता है, उस कंडीशन में समझा जाता है कि पेशेंट का आंत फंस चुका है, ठीक है। उस कंडीशन में समझा जाता है कि पेशेंट का आंत फंस चुका है, ठीक है। पेशेंट का आंत जब फंस जाएगा उस सिचुएशन में क्या होता है, अगर सर्जरी टाइम से नहीं किया जाता पेशेंट का जो आंत होता है वो सड़ जाने का चांस होता है, क्योंकि गांठ बन जाएगी। अगर कहीं से गांठ लग जाएगी आंत में तो क्या होगा, वहाँ से ब्लड सप्लाई बंद हो जाएगा और वो क्या गैंग्रीन बन जाएगा, उसकी आंत को भी काटना पड़ सकता है, ठीक है। तो दोस्तों, इसको हम कैसे परीक्षण में कैसे पता चलेगा कि लेप्रोटोमी करना है क्या है, उसके रिगार्डिंग क्या होगा। जब आप पेट दर्द का कंप्लेन लेके आएंगे तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि अल्ट्रासाउंड वगैरह होता है, सीटी स्कैन होता है, उसमें पता चलता है कि परफोरेशन है। परफोरेशन का मतलब होता है कि आंत में छेद हो जाना, वहाँ से पैखाना निकल के पेट में भर जाता है, ठीक है। दूसरा, जैसे एक होता है ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन मतलब होता है रुकावट, ठीक है, आंत में रुकावट हो जाना, गैस पास नहीं होना, ठीक है, हवा नहीं खुलना, ये सारी चीज़ें आने लगती है तो क्या होता है कि बोलते हैं कि आंत फंस गया है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है दोस्तों, डॉक्टर्स लोग प्रेफर करते हैं कि लेप्रोटोमी करना होगा। लेप्रोटोमी का मतलब होता है पेट को खोलना, पेट को यहाँ से इंसिजन दे के पेट को खोल के क्या होता है, आंत का पूरा सिस्टम जो होता है उसको देखा जाता है। पेट को खोलना ही बोलते हैं, लेप्रोटोमी बोलते हैं, ठीक है। लेप्रोटोमी का मतलब होता है पेट खोल के सर्जरी को करना, जो होता है उसी को बोलते हैं लेप्रोटोमी सर्जरी, ठीक है दोस्तों। तो लेप्रोटोमी में सर्जरी में हम क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और उस टाइम में हमें इमरजेंसी में जो लेप्रोटोमी करना होता है क्या क्या चीज़ों की रिक्वायर होती है। बहुत बड़ी सर्जरी होती है एक तरीके से लेप्रोटोमी, ठीक है। तो इस सिचुएशन में कभी कभी क्या होता है कि आंत बहुत ज़्यादा सड़ जाता है तो आंत काटना पड़ता है, आंत काट के फिर दोनों आंत को आपस में इस तरीके से जोड़ना भी पड़ता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि आंत ज़्यादा सड़ जाता है तो आंत क्या होता है, पैखाने का रास्ता बाहर बना दिया जाता है उसका, ठीक है। तो ये सारी सर्जरी जो जो प्रोसेस होता है लेप्रोटोमी में होता है दोस्तों। और हम लेप्रोटोमी के बारे में आपको एक एक जो इंस्ट्रूमेंट लगता है, क्या क्या उसमें तैयारियां करनी होती है, प्री ऑप तैयारी क्या होता है, पोस्ट ऑप तैयारी क्या होता है, ऑपरेशन से पहले आप पेशेंट आपके पास इमरजेंसी में आया तो आप क्या करोगे, तैयारी क्या उसमें करोगे, और ऑपरेशन के बाद में आपको क्या क्या सावधानियां रखनी होती, ये सारे डिटेल्स को हम क्या करेंगे इस वीडियो के माध्यम से हम रखेंगे दोस्तों। चलिए हम दोस्तों वीडियो के माध्यम से हम एक एक चीज़ के बारे में सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पेशेंट प्री ऑपरेटिव का मतलब है ऑपरेशन से पहले पेशेंट आपके पास आया और आपको क्या क्या तैयारियां रखनी है, वो चीज़ के बारे में हम प्रॉपर अच्छे से डिटेल्स से जानेंगे। चलिए हम बिना रुके वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं प्री ऑपरेटिव में हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, क्या क्या हमें तैयारियाँ करनी पड़ती है प्री ऑपरेटिव में। जैसे मान के चलिए कोई पेशेंट आया और उसका आंत फंसा हुआ है, ठीक है, और डॉक्टर साहब आपको प्रेस्क्राइब कर दिए कि इसका लेप्रोटोमी करना है, अर्जेंट में लेप्रोटोमी करना है, ठीक है, अर्जेंट में लेप्रोटोमी करना है। उस टाइम में आपको क्या क्या तैयारियां करनी होगी ऑपरेशन से पहले, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको प्री ऑपरेटिव केयर में रखोगे, उसके वाइटल्स वगैरह सब चीज़ों को देखोगे प्रॉपर। इसके बाद उसका पीएसी पूरा होगा, पूरा इन्वेस्टिगेशन होगा। पीएसी में क्या क्या आता है दोस्तों, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपने ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ पीएसी में क्या क्या आता है, फिर भी मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि प्री एनेस्थीसिया चेकअप में आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी, वो सारी चीज़ों को आपको प्रॉपर उस टाइम में अरेंज करके रखना होगा, ठीक है। प्री ऑपरेटिव में क्या होता है कि पीएसी में होता है सीबीसी जो ब्लड का टेस्ट होता है, एलएफटी जो ब्लड का टेस्ट होता है, केएफटी जो ब्लड का टेस्ट होता है, सीबीसी, एलएफटी, केएफटी सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट होता है, भी ब्लड का टेस्ट होता है, ठीक है। यूरिन, ये भी यूरिन से टेस्ट होता है, सीबीसी, एलएफटी, केएफटी, यूरिन रूटीन। और इसके बाद आपका ईसीजी होता है, ठीक है, ईसीजी जो हार्ट की जांच के लिए किया जाता है। एक्सरे होगा उसका रिक्वायरमेंट, जैसे मान के चलिए उसका सीटी स्कैन हो गया तो सीटी स्कैन होगा, अल्ट्रासाउंड तो होके आएगा है आपके पास, ठीक है। तो इतना सारी चीज़ों की आपको इन्वेस्टिगेशन में ज़रूरत पड़ेगा। पीएसी पूरा, ईसीजी से लेके पूरा ब्लड टेस्ट, एक्सरे चेस्ट, इसके बाद सीटी स्कैन वगैरह का अगर रिक्वायर्ड पड़ती है जो डॉक्टर्स लोग प्रिस्क्राइब करते हैं तो उसको आपको रखना है। इसके बाद आपको पेशेंट को प्रॉपर पेट पे देखना है, आपको हेयर वेयर ना हो, ठीक है। तो पेट के हेयर को भी आपको उस टाइम में क्या करना है,
क्लीन करके रखना है। दूसरा, पेशेंट का फोलिस कैथेटर उस टाइम में इमीडिएटली फोलिस कैथेटर डालना पड़ेगा। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपको उस टाइम में पेशेंट को राइस ट्यूब जितना जल्दी लगा सके उतना जल्दी राइस ट्यूब लगाना ज़रूर। क्यों? क्योंकि क्या होता है, पेशेंट का जो पेट होता है डिस्टेंडेड होता है, पेट बहुत ज़्यादा ऐसे फूला रहेगा, ठीक है। जब पेशेंट का पेट फूला रहेगा तो उस टाइम में राइस ट्यूब डालेंगे, राइस ट्यूब नाक से राइस ट्यूब डालेंगे और इसके बाद एस्पिरेट करेंगे तो पेट में जितना भी सब मटेरियल होगा वो सारा बाहर आ जाएगा, तो उसको थोड़ा बहुत रिलीफ मिल जाएगा, ठीक है। राइस ट्यूब भी कैसे डालते हैं, क्या प्रोसीजर से डालते हैं, राइस ट्यूब का भी वीडियो मैं दोस्तों अपने इस चैनल में बना चुका हूं और बहुत अच्छे से उसमें बताया हूं कि राइस ट्यूब में भी क्या क्या तैयारियां रखनी पड़ती हैं, कैसे राइस ट्यूब डाला जाता है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम प्रॉपर अच्छे से बताया हूं दोस्तों, ठीक है। तो इतनी सारी तैयारियां हो गई, फोलिस कैथेटर लग गया, राइस ट्यूब लग गया, पीएसी में जितना ब्लड होगा, ब्लड टेस्ट होता है, ईसीजी होता है, एक्सरे होता है, सीटी स्कैन होता है, सारी जांचों को आप जल्द से जल्द में फटाफट करके आपको तैयारी रखनी पड़ती है, ठीक है। इसके बाद आपको पेशेंट का फाइल में आपको हाई रिस्क कंसेंट रखना पड़ेगा कि इस सर्जरी में हाई रिस्क में क्या रखना है कि इस सर्जरी में पेशेंट का आंत भी काटने की ज़रूरत पड़ सकती है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो पैखाने का रास्ता बाहर भी निकालना पड़ सकता है, ठीक है। पेशेंट का आंत काटना पड़ सकता है और जोड़ना की ज़रूरत भी पड़ती है, सारी हाई रिस्क कंसेंट में आता है। हाई रिस्क कंसेंट का भी मैं एक छोटा सा वीडियो आप लोगों को बना दूंगा कि हाई रिस्क कंसेंट में क्या क्या लिया जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको उस टाइम में रेडी रखना होगा और जो कंसेंट रेडी रखना होगा, ठीक है। ओटी कंसेंट रखना होगा और एडमिशन का फाइल प्रॉपर उसमें सबका साइन होना चाहिए, ओटी कंसेंट आपका उसमें प्रॉपर लगा होना चाहिए, एनेस्थीसिया का नोट्स लगा होना चाहिए, फिजिशियन का नोट्स उसमें प्रॉपर लगा होना चाहिए, ब्लड इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर आपका फाइल में लगा होना चाहिए और पेशेंट प्रॉपर ओटी ड्रेस में और प्रिपेयर अच्छे से करके आपको रेडी रखना होगा, ठीक है। इतना सारी बातें दोस्तों क्या हो गया, आपको प्री ऑपरेटिव केयर में आपको प्रॉपर रखना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। पेशेंट प्री ऑपरेटिव केयर में प्रॉपर इस तरीके से हो गया, ठीक है। इसके बाद जो आपका एनेस्थेटिक होगा, आपको फिटनेस वगैरह देंगे, सब फाइल में आपके रहेगा, ठीक है। एनेस्थीसिया वाले फिजिशियन ये सब आपको फटाफट उस टाइम में इन्वेस्टिगेशन आपका आ जाएगा तो उस टाइम में ये लोग फिटनेस दे देंगे, पेशेंट फिट उस कंडीशन में इमरजेंसी में क्या होता है सर्जरी के लिए लोग फिट करेंगे और उसको सर्जरी के लिए ओटी मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हमें ओटी में क्या क्या तैयारियाँ रखनी पड़ती है, ओटी के लिए भी मैं आप लोगों को अच्छे से बताऊँगा। चलिए हम वहाँ से पेशेंट आपका ओटी में आ गया, ठीक है। ओटी के लिए आपको क्या क्या तैयारियां करनी पड़ेगी दोस्तों। ओटी में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा, इसमें लेप्रोटमी जब करते हैं उसमें क्या होता है, फीकल मैटर बहुत सारा उसमें निकलता है। अगर पेट में आंत फटा हुआ है तो फीकल मैटर पूरा अंदर पेट में भरा रहेगा, तो उस टाइम में क्या होगा, सेलाइन से वॉश किया जाता है, तो उसमें क्या होता है, आपको गर्म सेलाइन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है दोस्तों। तो गर्म सेलाइन का आपको उस टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। ठीक है दोस्तों, उस टाइम में क्या होगा, जब पेट में इंसिजन यहाँ पे लग जाएगा, बहुत सारा पेट में फीकल मैटर लैट्रिन सब बहुत सारा उसमें भरा रहेगा, पेट डिस्टेंडेड रहेगा, जब खोलेंगे तो उसमें फीकल मैटर बहुत सारा होगा, तो उसको वॉश करने के लिए, उसको धोने के लिए बहुत सारा सेलाइन चाहिए होता है। नॉर्मल सेलाइन एनएस जिसको बोलते हैं 500 ml का एनएस चाहिए होता है, वो बहुत कम से कम आपको 4 से 5 लीटर के हेर फेर में आपको एनएस की ज़रूरत उसमें वॉश करने के लिए पड़ती है। तो वो सब एनएस क्या होता है दोस्तों, आपको उस टाइम में बिल्कुल हीट वाटर की ज़रूरत पड़ती है, मतलब कि आपको उस टाइम में एनएस को गर्म करके रखना पड़ता है, ठीक है। एनएस भी आपको उस टाइम में आपको गर्म करके तैयार रखना पड़ता है। जैसे ही आप खोलेंगे, कभी कभी इंटेस्टाइन क्या होता है कि इंटेस्टाइन सड़ जाता है, ब्लैकिस्ट हो जाता है, ठीक है। ज़्यादा टाइम ऐठन आने की वजह से, फंसने की वजह से इंटेस्टाइन में क्या होता है कि ब्लैकिस्ट ब्लू आने लगता है, ऑक्सीजन की उसमें कमी आने लगती है। तो उस सिचुएशन में भी क्या करते हैं, हॉट वाटर जो होता है, हॉट नॉर्मल सेलाइन लेते हैं और टेट्रा में लगा के उसको क्या करते हैं, वहाँ पे रखते हैं, धीरे धीरे उसका क्या करते हैं, रेडनेस धीरे धीरे आने लगता है, ठीक है। तो ये सब सेलाइन उसमें कम से कम आपको 4 से 5 लीटर गर्म करने के लिए आपको रेडी गर्म करके रखना होता है उसमें। बाकी दोस्तों आपको इसमें जनरल एनेस्थीसिया की ज़रूरत पड़ती है। जनरल एनेस्थीसिया के लिए आपको प्रॉपर तैयारी करना होगा, ठीक है। जनरल एनेस्थीसिया के बारे में हम अपनी वीडियो में, पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। जनरल एनेस्थीसिया जाके आप अच्छे से देख लीजिएगा। इस वीडियो में अगर दोस्तों मैं जनरल एनेस्थीसिया के बारे में बताने लगूँगा, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो जनरल एनेस्थीसिया का वीडियो आप लोग हमारे जो पिछली वीडियो है इसमें जाके आप लोग आराम से अच्छे से जाके आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं जनरल एनेस्थीसिया में क्या क्या ज़रूरत पड़ती है और क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को इसके बाद इसमें बताऊँगा कि इंस्ट्रूमेंट क्या क्या लगेंगे दोस्तों, और स्टेप बाय स्टेप कौन से इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है और क्या वर्क होता है और कौन सा सूचर लगता है, ये सारी चीज़ों को मैं इस वीडियो के माध्यम से कवर करूँगा, ठीक है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख रहे हैं, ये
लेप्रोटोमी सर्जरी जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जो लेप्रोटोमी सर्जरी में ये इंस्ट्रूमेंट का जो ट्रॉली है दोस्तों, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट का जो ट्रॉली है दोस्तों, इसमें इतना सारा इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों, ठीक है। ये सारा इंस्ट्रूमेंट है, इसके अलावा और भी सारा इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है दोस्तों। तो अभी तो मैं बेसिक इस तरीके से ट्रॉली पे ऐसे इस तरीके से सामान को सजाया जाता है, इस तरीके से रखा जाता है, ठीक है। ये सारा इंस्ट्रूमेंट जो है, सब इंस्ट्रूमेंट के बारे में मैं एक एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में अच्छे से क्लियर करके आपको बहुत ही अच्छे से बताऊंगा, ताकि आप लोगों को इंस्ट्रूमेंट के बारे में अच्छे से समझ में आ जाए दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम एक एक वीडियो हम क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट का हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, आपको स्पंज होल्डर, ठीक है, सब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करेगा, स्पंज होल्डर की आपको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। स्पंज होल्डिंग फोर्सेप्स, जो स्पंज फोर्सेप्स होता है, इसकी मदद से क्या करते हैं हम कि गॉस्पिस और बीटाडीन दोनों की मदद से लेके क्या करते हैं, एब्डामन जो होता है, इस एब्डामन का सर्जरी करना है, ठीक है। इस एब्डामन का सर्जरी करना है तो ये पूरे एरिया को क्या करते हैं, पेंट करते हैं, ठीक है, बीटाडीन और गॉस्पिस के माध्यम से। इसमें 2 की क्वांटिटी रखनी पड़ती है, ठीक है। स्पंज होल्डर होता है, स्पंज होल्डर की क्वांटिटी कितना रखा जाता है, 2 रखा जाता है, ठीक है। हम इस वीडियो को थोड़ा फास्ट चलेंगे दोस्तों, ताकि समय थोड़ा से कम लगे, और आप लोग को मैं इस मतलब इंस्ट्रूमेंट का वीडियो तो आप लोगों को बता ही चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। तो इसीलिए मैं इस वीडियो को थोड़ा से फास्ट लेकर चलूँगा। चलिए हम स्पंज होल्डर के बाद हम देखते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है हमारा। स्पंज होल्डर के बाद दोस्तों आपको टॉवल क्लिप लगेगा, ठीक है। टॉवल क्लिप इस तरीके से टॉवल क्लिप होगा, ठीक है, टॉवल क्लिप लगेगा। टॉवल क्लिप की क्वांटिटी मैंने बताया है कि आपको चारों जगहों पे क्या होगा, एक एक टॉवल क्लिप के हिसाब से क्या किया जाता है, सीट को होल्ड किया जाता है। इसके बाद यहाँ पे सक्शन, पोल्ट्री पेंसिल, ये सबको लगाने के लिए भी एक टॉवल क्लिप यहाँ पे यूज किया जाता है। तो एक तरीके से आपका क्वांटिटी आपको इसको 6 रखनी पड़ेगी टॉवल क्लिप की, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम नेक्स्ट लेके चलते हैं। नेक्स्ट कौन सा हमारा, नेक्स्ट हमें ज़रूरत पड़ेगी नाइफ हैंडल की, ठीक है, जिसको बीपी हैंडल बोलते हैं, ठीक है। बीपी हैंडल में मैंने बताया ही था आपको, ये वाला जो है इस तरीके वाला आपका 3 नंबर का बीपी हैंडल है, ये वाला 4 नंबर का बीपी हैंडल है, दोनों की आपकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। ये 3 नंबर का बीपी हैंडल में आपको 11 नंबर और 15 नंबर का ब्लेड लगेगा, ठीक है। और ये 4 नंबर का जो हैंडल है, इस पर यहाँ 4 नंबर लिखा रहता है, इस पर भी यहाँ 3 नंबर लिखा रहता है, ठीक है। इसमें क्या लगेगा, 24 नंबर और 20 नंबर और 24 नंबर आपको क्या करेगा, इसमें ब्लेड लगेगा दोस्तों। इसके बाद सीजर की ज़रूरत पड़ेगी, कर्व सीजर, और इसको बोलते हैं टिश्यू कटिंग, ठीक है। इसको बोलते हैं कर्व मायो सीजर, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, टिश्यू कटिंग के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको टिश्यू कटिंग के भी नाम से जानते हैं। इसमें एक कर्व आता है और एक स्ट्रेट आता है, 2 सीजर की भी ज़रूरत पड़ेगी। इसमें भी क्वांटिटी कितना रखा जाएगा, 2 रखा जाएगा दोस्तों। इसके बाद स्ट्रेट सीजर आपको रखना होगा। स्ट्रेट सीजर का काम क्या होगा, स्ट्रेट सीजर का आपका काम होगा कि आपको सूचर वगैरह जो लगते हैं उसमें क्या होता है, कटिंग करने का काम होता है। इसकी भी क्वांटिटी कितना रखना होगा, 1 रखना होगा। नीडल होल्डर हो गया, ठीक है। नीडल होल्डर भी आपको 2 रखना होगा। ये थोड़ा छोटा होता है, एक इससे बड़ा भी आता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, क्वांटिटी नीडल होल्डर की 2 रखना पड़ता है, ताकि इसका वर्क होता है नीडल को होल्ड करके सूचरिंग करने का ये काम करता है दोस्तों। इसके बाद सीजर लेना होगा आपको, ठीक है। सीजर में आपको ये कर्व सीजर बोलते हैं, ठीक है, कर्व सीजर बोलते हैं, कर्व आर्टरी फोर्सेप्स बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। कर्व आर्टरी फोर्सेप्स हो गया ये। कर्व आर्टरी फोर्सेप्स में क्या होता है, लार्ज मतलब लंबा जो होता है 4 रखा जाता है, और स्मॉल भी 4 रखा जाता है कर्व में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, स्टेट आर्टरी की, ठीक है। स्टेट आर्टरी भी आपको लार्ज 2 रखना होगा और स्मॉल 2 रखना होगा, ठीक है। ये आर्टरी का भी वर्क मैं आपको बता चुका हूँ कि आर्टरी का वर्क क्या होता है। जब भी कहीं इंसिजन करते हैं तो यहाँ से ब्लीड करने लगता है, ब्लीड को पकड़ने के लिए क्या होता है, आर्टरी की ज़रूरत पड़ती है। इस ब्लीड को पकड़ने के लिए आर्टरी की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। इसके बाद एलिस हो गया दोस्तों, ठीक है। एलिस टिश्यू फोर्सेप्स बोला जाता है। इसकी भी क्वांटिटी लार्ज 4 रखा जाता है और स्मॉल 4 रखा जाता है। टोटल 8 क्वांटिटी हो जाती है दोस्तों। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको, अगर सर्जरी में आप वॉश होते हैं या सर्जरी में आप सर्जरी कराते हो, ठीक है, असिस्ट करते हो, तो उसमें आपको इंस्ट्रूमेंट की जो क्वांटिटी होती है, इंस्ट्रूमेंट की क्वांटिटी आपको प्रॉपर याद करना होता है। और वहाँ पे एक ब्लैक बोर्ड होता है, चार्ट होता है, चार्ट पे लिखना होता है हमारे पास इतना आर्टरी है और इतना एलिस है, इतना नाइफ हैंडल है, टोटल अपने पास कितना इंस्ट्रूमेंट की क्वांटिटी है, वो इंस्ट्रूमेंट की क्वांटिटी आपको प्रॉपर उस टाइम में याद रखना होता है। और जब सर्जरी फिनिश हो जाती है, सर्जरी फिनिश होने के बाद आपको इंस्ट्रूमेंट
क्या होता है कि काउंट में ले जाता है। जब तक आपका एब्डोमेन क्लोज नहीं होता, जब तक आपका पेट की सिलाई जब तक नहीं होती है, सिलाई होने से पहले पहले आप इंस्ट्रूमेंट को, सर्जन को वहाँ पे रोक सकते हैं कि सर रुक जाइए, एक बार मैं इंस्ट्रूमेंट की काउंट कर लेता हूँ, इसके बाद आप क्लोज़ कीजिए। ठीक है, उस टाइम में क्या होता है कि आप इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, आप काउंट कर लेंगे। काउंट करने के बाद जाके सर को बोलेंगे ठीक है सर, सब काउंट बराबर है, टेट्रा वगैरह गॉस भी सब कुछ काउंट कर लेंगे, ताकि कोई चीज़ छूट ना जाए पेट में। अगर कोई भी चीज़ पेट में छूट जाएगी तो बहुत बड़ा दिक्कत खड़ा हो जाएगा हॉस्पिटल के लिए, स्टाफ के लिए, डॉक्टर के लिए, सब चीज़ के लिए। इसको बोलते हैं बैकऑक दोस्तों। बैकऑक की भी दो ज़रूरत पड़ती है, एक थोड़ा छोटा होता है, एक लॉन्ग होता है। ठीक है, ये जर्नीज रिट्रैक्टर है दोस्तों। जर्नीज रिट्रैक्टर की भी ज़रूरत पड़ती है। इस तरीके का जर्नीज रिट्रैक्टर होता है। ये जर्नीज रिट्रैक्टर की भी आपको क्वांटिटी इसकी 2 की ज़रूरत पड़ेगी ये दोस्तों। ठीक है, जर्नीज रिट्रैक्टर का काम क्या था, सुपरफिशियल रिट्रैक्शन ऑफ स्किन, इंसिजन ऑफ ड्यूरिंग। ठीक है, इसमें हर्निया दिया हुआ दोस्तों, लेकिन क्या होता है कि उस टाइम में भी लेप्रोटमी जो होता है ना, लेप्रोटमी में भी क्या होता है, स्किन को इंसिजन जब दिया गया रिट्रैक्शन के टाइम में भी इसकी ज़रूरत पड़ती है कभी कभी। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। थंब फोर्सेप्स हो गया दोस्तों। ठीक है, आपको थंब फोर्सेप्स की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें क्या होता है, डिसेक्टिंग फोर्सेप्स टूथ। ठीक है, टूथ आता है और नॉन टूथ आता है, दोनों आता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से पता करेंगे। इसमें टूथ लगा होता है। टूथ क्या होता है, इस तरीके से टूथ बना होता है, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से देखिए, इसमें भी टूथ बना हुआ है। तो ये क्या होगा आपका डिसेक्टिंग फोर्सेप्स, टूथ फोर्सेप्स बोलते हैं, कोई थंब फोर्सेप्स बोलता है। ठीक है, इसका काम क्या होता है कि इसका काम जब होता है, जब स्किन को हम स्टिच करते हैं तो क्या उसके एज को होल्ड करने के लिए काम में लिया जाता है। क्लोज करने, जब स्किन को क्लोज किया जाता है, होल्ड करने के काम में ये लिया जाता है दोस्तों। प्लेन का भी वही रोल होता है। प्लेन का मतलब कि जो डिसेक्टिंग फोर्सेप्स प्लेन होता है, प्लेन की भी क्वांटिटी इसमें एक रखा जाता है। ठीक है, इसका भी काम ये होता है कि जैसे सॉफ्ट टिश्यू कोई पकड़ना है जो ब्रेक नहीं हो। ठीक है, ब्रेक नहीं करना, सॉफ्ट टिश्यू पकड़ना है तो क्या करता है, उसके लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। और क्या होता है, ये जो ये भी जो स्किन की एज उस पकड़ने के और स्किन क्लोजर के भी काम में लिया जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा क्या होता है कि ये क्या होता है दोस्तों, जैसे पेरिटोनियम की लेयर हो गया या कोई टिश्यू, सॉफ्ट टिश्यू पकड़ना है, तो वो सब चीज़ों के लिए ज़्यादा काम में ये प्लेन फोर्सेप्स लिया जाता है दोस्तों। क्वार्टरी पेंसिल हो गया दोस्तों। ठीक है, क्वार्टरी पेंसिल की भी क्वांटिटी आपको ये कुछ टाइम में रखना होगा, क्योंकि जब एब्डोमेन खोलते हैं तो कोई तो क्वार्टरी पेंसिल से भी खोल देता है, लेकिन क्या होता है कि मेनली जो नाइफ हैंडल और उससे उस तरीके से लिया जाता है। और इसके बाद क्या होता है कि क्वार्टरी पेंसिल की ज़रूरत पड़ती है। क्वार्टरी पेंसिल की भी ज़रूरत आपको, क्वार्टरी पेंसिल भी उसमें रखना पड़ता है, लेना पड़ता है दोस्तों। आपको सक्शन ट्यूब भी रखना पड़ेगा। ठीक है, ये सक्शन ट्यूब है आपका, इस तरीके से सक्शन ट्यूब आता है। सक्शन ट्यूब विथ नोजल के साथ में रहेगा। जब भी पेट खोलेंगे और फीकल मैटर उसमें बहुत सारा होगा, पानी सेलाइन उसमें डालेंगे। ठीक है, सेलाइन इसके पेट में डालेंगे। सेलाइन पार्ट डालेंगे तो उसको सक करने का काम क्या करता है, इसके नोजल की टिप से क्या होता है, सक्शन कैथेटर में लगा के हम क्या करते हैं, ब्लड हो गया, फ्लूइड हो गया, इसको सक करने के काम में लिया जाता है दोस्तों। किडनी ट्रे बता ही दिया। किडनी ट्रे में क्या होता है कि यहाँ पे किडनी ट्रे में नाइफ हैंडल जो होता है, इसमें यहाँ पे इस तरीके से ब्लेड लगा होता है। ठीक है, तो नाइफ हैंडल आपको किडनी ट्रे में रखा होता है। इसमें क्वांटिटी, किडनी ट्रे की क्वांटिटी लेप्रोटमी में 2 रखा जाता है। ठीक है, एक लार्ज होता है, एक बड़ा सा किडनी ट्रे इस तरीके से होगा आपका। ठीक है, एक बड़ा किडनी ट्रे होगा आपका, और ये एक आपको स्मॉल जो ये आपका नाइफ हैंडल वगैरह रखने के लिए यूज में लिया जाता है दोस्तों। लेप्रोटोमी में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इंस्ट्रूमेंट आपको ये भूलना नहीं है। ठीक है, इसको बोलते हैं इंटेस्टाइनल क्लैम्प बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इंटेस्टाइनल क्लैम्प बोलते हैं। ये क्लैम्प की क्वांटिटी 4 रखा जाता है, 2 स्टेट। ठीक है, जो ये आपको दिख रहा है स्टेट, और 2 क्या होगा, कर्व रखा जाता है। इसका वर्क होता है दोस्तों, जब हम इंटेस्टाइन को काटते हैं या परफोरेशन हो जाता है, जब आंत में छेद वगैरह हो जाता है, तो इंटेस्टाइन, जैसे ये आपका इंटेस्टाइन है। ठीक है, इस इंटेस्टाइन में यहाँ पे छेद हो गया, तो फीकल मैटर निकल रहा है। तो इस सर्जरी में क्या करते हैं, यहाँ से दोनों जगह से इंटेस्टाइन को काट के निकाल दिया जाता है। तो इसका ज़रूरत, जो क्लैम्प की ज़रूरत होती है, इस क्लैम्प को यहाँ पे किया जाता है कि लगा दिया जाता है। दो क्लैम्प को यहाँ पे लगा दिया जाता है और बीच से यहाँ से इसको कट कर दिया जाता है। ठीक है,
यहाँ पे इसको कट कर दिया जाता है। तो ये इसी वर्क में आता है। और क्या करते हैं फिर इसके बाद क्या करते हैं, इन दोनों को ये दोनों पार्ट अलग अलग हो जाता है, इंटेस्टाइन का दोनों पार्ट अलग अलग हो जाता है। फिर क्या करते हैं इसको दोनों को स्टिच करने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट हेल्प करता है। ये आपका बोलते हैं इंटेस्टाइनल क्लैम्प बोलते हैं, बावल क्लैम्प बोलते हैं, ठीक है। तो ये इंस्ट्रूमेंट आपको जो लेप्रोटमी की सर्जरी है, लेप्रोटमी में आपको आँत जो फंसा हुआ है या आँत का कोई भी सर्जरी है, आपको ये इंस्ट्रूमेंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंस्ट्रूमेंट आपको भूलना नहीं है, रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट आपको इसके बाद दोस्तों आपको जब लेप्रोटमी कराएंगे, पेट की सर्जरी, कोई भी पेट की सर्जरी हो, इसमें क्या होता है कि ये आपका सपोज दैट ये आपका पेट है, ये आपका पेट है, ठीक है। ये आपका पेट है, यहाँ पे इंसिजन मार दिया, ठीक है, यहाँ पे इंसिजन लग गया। यहाँ पे जब इंसिजन लग गया तो इसको रिट्रैक्ट करने के लिए, ये सब रिट्रैक्ट करने के लिए क्या होता है, इसको बोलते हैं एब्डोमिनल रिट्रैक्टर। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको एब्डोमिनल रिट्रैक्टर बोलते हैं, ठीक है। ये एब्डोमिनल रिट्रैक्टर की मदद से आपको पूरा पेट का जो जितना भी इंटेस्टाइन है आपको आराम से देखने को मिल जाएगा। लीवर उवर सब आराम से इससे रिट्रैक्ट करके आप दिखा सकते हो डॉक्टर को आप, और वो आराम से आपकी सर्जरी को हेल्पफुल बनाएगा दोस्तों, ठीक है। इसको बोलते हैं डीवर्स, इसको क्या बोलते हैं, डीवर्स रिट्रैक्टर, ठीक है। इसको डीवर्स रिट्रैक्टर बोलते हैं दोस्तों। डीवर्स रिट्रैक्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये यहाँ से इस तरीके से जाके डी के तरीके से मुड़ जाता है, यहाँ से ऐसे करेंगे तो डी बन जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डीवर्स रिट्रैक्टर बोलते हैं, ठीक है। डीवर्स रिट्रैक्टर, इसको भूलिएगा नहीं दोस्तों। जितना भी लेप्रोटमी की सर्जरी है, ठीक है, पेट का सर्जरी है, उसमें आपको पेट पूरा खोलना पड़ जाए तो ये रिट्रैक्टर आपको बहुत हेल्प करेगा। बिना इस रिट्रैक्टर के आपको सर्जरी में मतलब कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। और भी सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर होता है, जो सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर होता है इस तरीके से होता है, और वो वहाँ पे क्या करके वहाँ पे पूरा फिक्स कर दिया जाता है सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर को, और आराम से सर्जरी होती है, ठीक है। और सेल्फ रिटेनिंग जो रिट्रैक्टर होता है दोस्तों, कभी कभी वो वर्क नहीं करता है, तो सबसे मतलब कि ज़्यादातर ये लोग क्या करते हैं कि डिवर्स जो इंस्ट्रूमेंट जो मैंने बताया, डिवर्स जो बताया, डिवर्स का यूज़ बहुत ज़्यादा यूज होता है दोस्तों। इतना सारा इंस्ट्रूमेंट आपको बताया मैंने दोस्तों। इसके बाद आपको क्या लगेगा दोस्तों, आपको दोस्तों इसमें गॉस-पीस केवल पेंट के लिए, जैसे आपको क्या नाम है, एब्डोमेन का जो लेप्रोटमी सर्जरी हो रहा है, केवल आपको यहाँ पे पेट को पेंट करने के लिए, साफ़ करने के लिए, बीटाडीन और गॉस-पीस से साफ़ करने के लिए क्या होता है कि आपको ज़रूरत पड़ेगी गॉस-पीस की। बाकी इसमें गॉस-पीस का बहुत ज़्यादा वर्क नहीं होता, गॉस-पीस बहुत ज़्यादा यूज नहीं किया जाता है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों क्या यूज होता है, टेट्रा यूज होता है, जिसको क्या बोलते हैं हम, एब्डोमिनल स्पंज भी बोलते हैं इसको, एब्डोमिनल स्पंज बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से एब्डोमिनल स्पंज होता है, ठीक है। या दोस्तों लेप्रोटमी की सर्जरी में आपको इंस्ट्रूमेंट भी मैंने प्रॉपर बता दिया, और प्री ऑपरेटिव केयर आपको बता दिया, ओटी में क्या क्या यूज होता है, सारी चीज़ें बता दिया दोस्तों। वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो रही है, इसकी वजह से मैं नेक्स्ट वीडियो जो पोस्ट ऑपरेटिव ऑपरेशन के बाद आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ती है, क्या क्या आपको केयर करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा चीज़ों के क्या क्या ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है, और सूचर मटेरियल क्या क्या लगता है दोस्तों, सूचर मटेरियल भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। जो लोग इस वीडियो से हमारे इस चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं, वो दोस्तों जाके हमारे चैनल को ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, ताकि आपके पास जो नेक्स्ट वीडियो है बहुत आसानी से मिल जाएगा, और बहुत सारी सर्जरी, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपको अच्छे से पता चलेगा, और बहुत सारा प्रिपरेशन आपको अच्छे से दोस्तों मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं इस वीडियो से आप लोगों के साथ वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट के माध्यम से आप लोग बताइएगा, और मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से विदा लेता हूँ। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोग सलामत रहें, खुश रहें, बाय बाय।